कि हाँ मुझे ये मंजूर है। जैसे याद करो, जैसे बस स्टॉप पे बस आकर रुकी, आप बस के अंदर चले गए, आपको पता था ये बस कहाँ जाने वाली है। तो वैसे केस में बस ने आपको ऑफर किया नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ऑफर क्या है बस का, फ्री में ले जाएगी नहीं, वो बस कहाँ जाएगी आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है कि बस का किराया कितना होगा, राइट। और वैसे केस में आप चढ़ जाते हैं और ट्रैवल भी कर लेते हैं, बाद में बोलते हैं मुझे नहीं मालूम था इसका कितना किराया है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, समझ लो। तो वैसे केस में ये माना जाएगा कि आपने अपने कंडक्ट से उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, जो ऑफर स्पेसिफिकली आपको नहीं किया गया था, इम्प्लाइड ऑफर था। और जब आपका एक्सेप्टेंस भी क्या था, बाय कंडक्ट था। क्लियर हो रहा है? आप यदि रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पर आप मेन्यू नहीं देखते हैं, अपने मन से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, खा भी लेते हैं, और बाद में बोलते इतना महंगा, हम बिल पे नहीं करेंगे। बोलो पे करना पड़ेगा कि नहीं? यस, अगर आप मेन्यू में जो प्राइस लिखा है वो पे करना होगा। हाँ, अगर मेन्यू में 100 रुपए लिखा है, आपसे 400 मांगेगा तो आपको 400 नहीं देना, राइट। बट जो मेन्यू में है वो प्राइस आपको पे करना होगा। इसमें ऑफर कहीं भी नहीं था, इम्प्लाइड ऑफर था। आपने उसे बोला मेरे लिए लेकर आ जाओ, इसका मतलब आपने एक्सेप्ट किया, ऑफर नहीं किया आपने उसको। आपने क्या किया? एक्सेप्ट किया है कॉन्ट्रैक्ट को, और ये एक्सेप्टेंस बाय क्या है? कंडक्ट है। तो देयरफॉर अ पर्सन, व्हेन ए पर्सन परफॉर्म्स द एक्ट indicated by the proposer as the consideration for the promise offered by him, the performance of that constitutes acceptance. For example, when a tradesman receives an order from a customer and executes the order by sending the goods. कस्टमर से एक ऑर्डर आया, ट्रेडमैन ने जवाब देने की बजाय माल रेडी किया, भेज दिया कस्टमर को, तो क्या माना जाएगा? एक्सेप्ट किया कि नहीं? ये कैसे एक्सेप्ट किया? कंडक्ट से। The customer order for goods constitutes the offer which has been accepted by the tradesman subsequently by sending the goods. It is a case of acceptance by conduct. तो ये मामला है वैलिड एक्सेप्टेंस का। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया है। एक्सेप्टेंस केवल वही दे सकता है जिसको ऑफर दिया गया हो, और वो क्या होना चाहिए? अनक्वालिफाइड। उसका कम्युनिकेशन जरूरी है। प्रिस्क्राइब मोड में जवाब देना चाहिए लॉजिकली, नहीं तो सामने वाला मना कर सकता है। टाइम जो है वो जो टाइम बताया जाएगा उस टाइम में, या फिर अगर टाइम नहीं बताया जाएगा तो रीजनेबल टाइम में जवाब देना होगा। केवल साइलेंस जो है वो जवाब नहीं है, साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। और कई बार एक्सेप्टेंस हम कैसे देते हैं? बोल कर या लिख कर नहीं, बल्कि अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से भी हम जवाब देते हैं। क्लियर है? अगला टॉपिक, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन भी जरूरी है। तो देखो, द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इज गिविंग इफेक्ट टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्सप्लेनिंग इन द प्रीवियस पैराग्राफ। One important common requirement for both offer and acceptance is their effective communication. Effective and proper communication prevent avoidable revocation and misunderstanding between parties. Communication क्यों जरूरी है? 2 कारण से। इससे रिवोकेशन रुक जाएगा। रिवोक करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने के पहले ही वापस ले लेना, तोड़ देना। प्रपोजल दिया, एक्सेप्टेंस आने से पहले ही प्रपोजल को वापस भी ले लिया, ये पॉसिबल है। मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन हो जाए तो इस तरह का रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है, या फिर पार्टी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस का प्रॉपर क्या हो, कम्युनिकेशन हो जाए। क्लियर है? ज्यादातर रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आती हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आती हैं, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से होता है। जैसे सपोज आपको अगर अपने किसी फ्रेंड से कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी बुराई आप किसको करते हो? किसी और को। उसको नहीं बोलते हो कि तुमसे ये प्रॉब्लम। तो यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग का जन्म होता है, राइट। क्योंकि सामने वाला उस बात को किस तरह से उसके सामने रखेगा आपको पता नहीं, राइट। वो बायस भी हो सकता है, तो हो सकता है वो आपके इंटेंशन से बिल्कुल अलग इंटेंशन के साथ कम्युनिकेट कर दे कुछ मैटर को, तो उससे और ज्यादा
प्रॉब्लम्स क्या होंगी, बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी कभी भी। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आर फेस टू फेस देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन, हो ही नहीं सकता प्रॉब्लम, क्योंकि जिनको बात करना है वो आपस में डायरेक्ट क्या बात करें, फेस टू फेस। तो जो भी होना है तुरंत होगा, बोलो। लेकिन आगे क्या लिखा है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज देयर इज नो इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड देयर इज इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर फेस टू फेस है तो इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन मतलब तुरंत, जो होना है तुरंत। लेकिन आगे देखो, इन सच a case the question of revocation does not arise, और यहाँ रिवोकेशन हो ही नहीं सकता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को आप बीच में नहीं रोक सकते हैं। मतलब देखो मूवीज में हो सकता है ये चीज, रियल लाइफ में नहीं। जैसे मूवीज में क्या होता है आप देखिएगा, ऐसी भी मूवीज मैंने देखी है कि विलेन ने वहां से बंदूक से गोली चलाई और जो हीरो था उसने स्लो मोशन में पहले वो दौड़ कर गया, वहीं पर उस गोली को अपने हाथ में ले लिया, फिर वापस अपनी जगह में आया और फिर उसने वापस मारा, विलेन मार दिया। बताओ, ये तो मूवीज में हो सकता है। मतलब आमने सामने है फिर भी गोली सामने वाले को नहीं लग रही है, उससे भी फास्ट हीरो जाकर के विलेन को मारता है। ये सब मूवीज में हो सकता है। रियल लाइफ में अगर आपके सामने कोई खड़ा है, आप ऑफर कर रहे हैं, उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, मामला खत्म, रिवोकेशन का कोई मामला नहीं बनता। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ऑफर बोला, ठीक है, और वो ऑफर सामने वाले के कान में पहुंचने से पहले ही मैं दौड़ कर गया, उसके कान से वापस निकाल के लिया है, मतलब उसको पता नहीं चला और मैंने ऑफर वापस ले लिया। क्या ऐसा होगा रियल लाइफ में? फेस टू फेस नॉट पॉसिबल। क्लियर हो रहा है अभी? तो अगर फेस टू फेस है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। अंडरस्टैंड? आगे देखो, the difficulty arises, हाँ डिफिकल्टी कब आती है? when the contracting parties are at a distance from one another, दोनों दूरी पर हैं। जैसे यहाँ से सपोज 4000 माइल दूर पर कोई बैठा है, सपोज यूएस में, और वैसे केस में आप यहाँ बैठे हैं, तो वैसे केस में हो सकता है कि कम्युनिकेशन में कुछ समय लगे, हो सकता है। तो देखो अभी आगे, and they utilize the services of post office और टेलीफोन और ईमेल। तो आज का जमाना तो बहुत फास्ट है, अगर आप ईमेल करते हैं तुरंत मिलेगा, व्हाट्सएप करते हैं तुरंत मिलेगा, बोलो। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। जब ये लॉ बन रहा था उस समय ये ईमेल और बाकी चीजें इतनी पॉपुलर नहीं थी। उस समय बाय पोस्ट हमें भेजना पड़ता था और हो सकता था 1-1, 2-2 महीने लग जाते थे कम्युनिकेशन में, आपस में कम्युनिकेशन में, बोलो। तो ध्यान दो अभी क्या लिखा है, इन सच केसेस it is very much relevant for us to know the exact time when the offer or acceptance is made or complete। तो अब आ रहा है बहुत important part क्वेश्चन का, कि to know the exact time when the offer या acceptance is made or complete। कब माना जाएगा ऑफर कंप्लीट हो गया, कब माना जाएगा एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, वो टाइम का पता आपको अब चलेगा। क्योंकि जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिवोकेशन पॉसिबल है। जब तक ऑफर या एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हो जाता उसे रिवोक किया जा सकता है। देखो दो पार्टीज हैं, एक ऑफरर और एक ऑफरी। तो ऑफरर ऑफर करता है, तो जब तक ऑफर कंप्लीट नहीं होता ऑफरर उसे विड्रॉ कर सकता है। ऑफरी के पास ऑफर आ गया, उसने एक्सेप्टेंस भेजा, जब तक वो एक्सेप्टेंस सामने वाले को मिलेगा नहीं, ऑफरी उसे विड्रॉ कर सकता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट पूरा फिर नहीं होगा। तो इसके लिए टाइमिंग जानना बहुत जरूरी है कि कब तक कौन पार्टी कब तक रिवोक कर सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, the Indian Contract Act 1872 gives a lot of importance to time element in deciding whether the offer and acceptance is complete। तो इस टाइम एलिमेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। पहला, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। अंडरलाइन करो सेक्शन 4 को। द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। बोल रहा है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट माना जाता है? जब वो पर्सन के नॉलेज में आ जाए जिससे वो ऑफर दिया गया है।
तो अगर ए ने बी को, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफर भेजा है और वो ऑफर मिस्टर बी के नॉलेज में आ जाएगा, तब माना जाएगा कि ऑफर कंप्लीट हो चुका है। बोलो। This can be explained by an example where A makes the proposal to B by post to sell his house for 5 lakh. By post भेजा courier करके, and if the letter containing the offer is posted on 10th March और ये letter B को कब मिला? 12 मार्च को, तो offer is said to have been communicated on 12th March when B received the letter. तो ये offer कब complete माना जाएगा? 12 मार्च, जब वो letter किसको मिलेगा? B को. Then it can be summed up when a proposal is made by post, its communication will be complete when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made. तो जब वो लेटर उस पर्सन के पास पहुंच जाएगा, जब जिसे कम्युनिकेट करना था हमें, तब माना जाएगा कि ऑफर क्या होगा? कंप्लीट। लेकिन एक और बात, मेयर रिसीविंग द लेटर इज नॉट सफिशिएंट। केवल लेटर मिलना काफी नहीं है। लेटर मिल गया लेकिन बी ने उसे देखा नहीं, टेबल पर रख दिया। लेटर में क्या लिखा उसे नहीं पता, उसने 15 मार्च को वो लेटर खोला और पढ़ा, तो क्या माना जाएगा? ऑफर कब कंप्लीट हो रहा है? 15 मार्च को, क्योंकि बी को कम्युनिकेट कब हो रहा? 15 मार्च। तो 3 डेट है, 10 मार्च, फिर 12 मार्च, फिर 15 मार्च। तो इस एग्जांपल में हम मानेंगे जिस समय, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑफरी को पता चला, तो पता तो 15 मार्च को चला। तो इन दिस केस ऑफर इज कम्युनिकेटेड ऑन 15th ऑफ मार्च एंड नॉट 12th of March. कोई दिक्कत? Communication of acceptance. There are 2 issues for discussion and understanding. They are, पहला, the mode of acceptance and when is acceptance complete. Acceptance किस मोड से लिया जाएगा और दूसरा कब माना जाएगा कि acceptance complete हुआ. Let us first consider the mode of acceptance. Section 3 of Act. Underline करो Section 3. Prescribe in general terms 2 mode of communication, namely, पहला by any act, दूसरा by omission, intending thereby to communicate to the other or which has the effect of communicating it to the other. बोला communication का तरीका क्या होगा? पहला by any act. Act मतलब कुछ करना, जैसे कि पोस्ट करना, मेल करना, फोन करना, बोलो, या by conduct. तो by omission से भी पता चलता है, omission मतलब जवाब दिया नहीं है, लेकिन कई बार जवाब ना भी दो, लेकिन आपके कंडक्ट से पता चल जाएगा कि आपने जवाब दे दिया, हाँ बोल दिया। यानी आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके बिहेवियर से, आपके एक्टिविटीज से। कैसे होगा अभी देखते हैं। कम्युनिकेशन बाय एक्ट वुड इंक्लूड एनी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड वेदर रिटन और ओरल। अगर बाय एक्ट बोलेंगे तो आइदर रिटन और ओरल। अंडरलाइन करो रिटन और ओरल को। रिटन वर्ड विल इंक्लूड टेलीग्राम, लेटर, फैक्स, ईमेल एंड इवन एडवर्टाइजमेंट। ये सब कुछ यहाँ शामिल है रिटन में। तो एक्ट का मतलब क्या? तो रिटन या ओरल। टेलीफोन करके बोला, ओरल है। आगे ओरल वर्ड विल इंक्लूड टेलीफोन मैसेजेस। अगेन कम्युनिकेशन वुड इंक्लूड एनी कंडक्ट इंटेंडेड टू कम्युनिकेट लाइक पॉजिटिव एक्ट्स और साइन so that the other person understand what the person acting or making sign means to say or convey. अगर मान लो सपोज मैंने ना तो रिटन बोला ना तो ओरल बोला, आपने एक ऑफर बोला और मैंने आपको बदले में थंब इंप्रेशन दिखाया, क्या मतलब है? यस है। तो ये यहाँ पर बाय ओमिशन भी, इसको बाय ओमिशन में कवर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपने बॉडी लैंग्वेज से क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वालों की कि हाँ मुझे ये मामला मंजूर है, एक्सेप्ट है। तो देखो आगे, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग। सच ओमिशन इज कन्वेड बाय ए कंडक्ट। बोला ना मैंने, ऐसा ओमिशन कैसे दिया जा सकता है? बाय ए कंडक्ट, कुछ करके, और बाय फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ वन पर्सन। अगर सामने वाले ने मना ही कर दिया था कि तुम हाँ बोलने की जरूरत नहीं है तुमको, अगर तुम्हें पसंद है ना तो रख लेना, हाँ बोलने की जरूरत नहीं, तो उसने तो मना ही कर दिया था जवाब देने से। तो उस केस में मेरा जो फॉरबियरेंस है, सामने वाले का जो फॉरबियरेंस है, मना करना, वो भी यहाँ पर विलिंगनेस या एसेंट को दर्शाता है। However, silence would not be treated as communication by omission. हर मामले में ऐसा नहीं होगा। अब हर मामले में साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान ले नहीं। तो ए और बी में बातचीत हुई कि मैं तुम्हें कुछ सामान बेच रहा हूँ 10,000 रुपए का,
सामने वाले ने बोला ठीक है भेजो, और ए ने बोला कि सुनो ये माल तुम रख लेना, तुमको कुछ भी रिटर्न में या वो सब बोलने की जरूरत नहीं कि तुमने रखा है, मान लूंगा मैं कि तुमने रख लिया है, राइट। सामने वाला डिनाई भी नहीं करता है और वो उसको रख लेता है, तो इसका मतलब है कि उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन क्या बाय डिफॉल्ट हर मामले में ऐसा होगा? नहीं। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, देखना आगे। फॉर इंस्टेंस डिलीवरी ऑफ गुड्स एट ए प्राइस बाय ए सेलर टू ए बिलिंग बायर will be understood as a communication by conduct to convey acceptance। अगर बायर ने हमसे ऑर्डर भेजा, बायर ने ये मुझे ये माल चाहिए और आपका जो रेट है वो रेट मुझे पता है, आपका रेट क्या है, आपने मुझे पहले कोटेशन भेजा था, तो आप प्लीज मुझे ये माल भेज दो, ये माल ये रेट का। बदले में सेलर जवाब नहीं देता बल्कि माल भेज देता, तो इसको क्या मानेंगे? एक्सेप्टेंस मानेंगे। सिर्फ इसको बाय कंडक्ट हम एक्सेप्टेंस मानते हैं। Similarly, one need not explain why one quote the public bus or drop a coin in a weighing machine। अगर आप कोई पब्लिक प्लेस में वेइंग मशीन रखा है और उसमें कॉइन डालने से ही आपका वेट बताता है, तो आपने कॉइन डाला, वेट बता दिया, अब आप दुकानदार से जाके झगड़ा कर रहे हैं कि मेरा कॉइन वापस ही नहीं निकला। कॉइन निकलेगा वापस? नहीं। कॉइन डालना मतलब आपने एक्सेप्ट किया, ऑफर उसकी तरफ से था कि कॉइन डालो वेट ले लो, और आपने कॉइन डाला मतलब आपने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, ना तो ओरली ना रिटन में बल्कि अपने कंडक्ट से, तो इसको एक्सेप्टेंस माना जाएगा। आगे the first act is the conduct of acceptance and its communication to the offer by the public transport authority to carry any passenger, और वही मामला पब्लिक बस का भी है। The second act is again a conduct conveying acceptance the use of weighing machine kept by the vending company as an offer to render that service for a consideration। The other issue in communication of acceptance is about the effect of act or omission or conduct। This indirect effort must result in effectively communicating its acceptance or non-acceptance। तो यानी इनडायरेक्ट तरीके से भी आप बता सकते हो कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया है, यानी कि आपने अपने दूसरे तरीकों से, अपने कंडक्ट से। If it has no such effect, there is no communication regardless of whether the acceptor think about the offer within himself। लेकिन अगर वो कम्युनिकेट नहीं करता है तो अपने मन में वो क्या सोच रहा है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। वो मन में हाँ सोच के बैठा है, सोचने से क्या होगा? आपको या तो अपने एक्ट से यानी ओरल और रिटन, और या अपने कंडक्ट से अपने कम्युनिकेशन को करना होगा एक्सेप्टेंस के बारे में। एक्सेप्टेंस को क्या करना होगा? कम्युनिकेट। Thus a mere mental unilateral assent in one's own mind। मेंटल क्या बोल रहा है? A mere mental unilateral assent। यूनिलैटरल मतलब एक तरफा सहमति जो अपने मन में हम दे रहे हैं, क्या उसे हम एक्सेप्टेंस मानेंगे? नो। Where a resolution passed by a bank to sell land to a remained uncommunicated to a। बैंक ने रेजोल्यूशन पास किया कि हम अपना ये जमीन मिस्टर ए को दे देंगे, लेकिन मिस्टर ए को कम्युनिकेट नहीं किया। It was held that there was no communication and hence no contract। सेंट्रल बैंक यवतमाल वर्सेस वेंकटेश 1949। अगला पैराग्राफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Let us know now come to the issue of when communication of acceptance is complete। तो कब माना जाएगा एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है? इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ दैट इट इज कंप्लीट 1 as against the proposer when it is put in the course of transmission to him so as to be out of power of acceptor to withdraw the same। और सेकंड लाइन है as against the acceptor when it comes to come to the knowledge of the proposer। इन दोनों लाइन का मतलब जरा बताओ तो मुझे। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, इसके लिए 2 पॉइंट यहाँ दिए गए हैं। सेक्शन 4 में इसका मतलब बताया जाए क्या होगा।
देखो क्या मतलब है। पहला पॉइंट, एज अगेंस्ट द प्रोपोजर when it is put in the course of transmission to him so as to be out of power of the acceptor to withdraw the same। जब ऑफरी ने कम्युनिकेट करने के लिए लेटर पोस्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल या ईमेल कर दिया, वो ईमेल या लेटर अभी ऑफरर को मिला नहीं है, तब भी ये ऑफरी के कंट्रोल से बाहर हो जाना चाहिए। मतलब वो मामला ऑफरी के कंट्रोल में, उसने जवाब हाँ बोला, हाँ, लेकिन उसने पोस्ट भी कर दिया और उसके कंट्रोल में अब नहीं है, तो उस केस में जो प्रोपोजर है वो उसे विड्रॉ नहीं कर पाएगा। मतलब प्रोपोजर मतलब ऑफरर। अब ऑफरर उस ऑफर को वापस नहीं ले पाएगा। मतलब सुनो, अगर ए ने बी को ऑफर किया कि क्या तुम मेरी कार 2 लाख में खरीदोगे, इसने इसको मेल भेजा, इसने जवाब अभी पोस्ट से भेज दिया, सपोज पोस्ट मिलेगा 2 दिन बाद, तो वैसे केस में जैसे ही पोस्ट किया ना, ए अब इस ऑफर को वापस नहीं ले पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। यानी सुनो, क्या ए को जवाब मिल गया था, फिर भी वो वापस नहीं ले पाएगा अपने ऑफर को, अगर बी ने जवाब क्या किया है, भेज दिया है और बी के कंट्रोल से बाहर है उस जवाब को वापस लेना। तब उस केस में ऑफरर या प्रोपोजर उस ऑफर को विड्रॉ नहीं कर पाएगा, क्योंकि माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। भले ही अभी जवाब यहाँ पहुंचा नहीं है, थोड़ा समझना, टेक्निकल पॉइंट है। जवाब ए के पास पहुंच गया क्या? नहीं, लेकिन अगर बी के पास से निकल चुका है, कमान में से क्या निकल चुका है? तीर। तो अब क्या ये बी उस तीर को वापस ले सकता है? नहीं ले सकता। तो ए अब इस ऑफर को विड्रॉ नहीं कर पाएगा, क्योंकि माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो गया। समझ में आ रहा है? बोलो। अभी सेकंड पॉइंट देखो, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रोपोजर। लेकिन अब मामला है कि एक्सेप्टर कब अपने ऑफर मतलब एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है, कब तक? तो बोल रहा है कि जब तक वो नॉलेज ऑफ प्रोपोजर में ना आ जाए, मतलब ऑफरर के नॉलेज में अगर आ गया जवाब, तब वो उसे वापस नहीं ले पाएगा। लेकिन अगर जैसे मान लो ये रास्ते में है, तो ऑफरर के नॉलेज में अभी है नहीं है, तो उसके पहले वो उसे इसने पोस्ट पे भेजा था, हाँ, अब क्या किया ऑफरी ने, उसको पहले ही फोन मार दिया कि सुनो, मैंने तुमको जवाब भेजा जरूर है, तुमको भी मिला नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन मेरा जवाब ना। ये बोल सकता है कौन? ऑफरी, क्योंकि बोल रहा है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रोपोजर। लेकिन अगर प्रोपोजर के नॉलेज में आ गया, तो फिर ये ऑफरी भी उस जवाब को वापस नहीं ले सकता। अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिवोकेशन की, कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है बीच में, मतलब पूरा होने के पहले तोड़ा जा सकता है, पूरा होने के बाद नहीं। तो सवाल यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट है कि पूरा कब माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट को। बहुत ही टेक्निकल सवाल है, पेचीदा सवाल, कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कब माना जाएगा। दो पार्टी के लिए अलग अलग टाइमिंग है। प्रोपोजर के लिए अलग टाइमिंग है, एक्सेप्टर के लिए अलग टाइमिंग है। अब बताओ मुझे, अगर प्रोपोजर की बात करूंगा, ए जो ऑफर भेजा था, वो कब तक उस ऑफर को वापस ले सकता है? जब तक ऑफरी अपना जवाब भेज दे और जो भेजा है वो उसे विड्रॉ करने के पोजीशन में ना हो, तो उस केस में ऑफरर अपने ऑफर को वापस नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैं ऑफरी की बात करूंगा बी की, बी कब तक अपने एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है? जब तक वो ए के नॉलेज में ना आ जाए। ये कंक्लूजन है, समझ गए? अब आ जाओ पेज नंबर 18 में आ जाओ। एक एग्जांपल मिलेगा, मिला? ए प्रपोजेस बाय ए लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। देखना ध्यान से, ए ने प्रपोज किया लेटर भेजकर पोस्ट से बी को कि वो अपना घर बी को बेचना चाहता है। बी ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। बी ने भी जवाब किससे भेजा? लेटर से, पोस्ट करके हाँ में। ए में रिवोक इस प्रपोजल। ए कब तक प्रपोजल को रिवोक कर सकता है? एनी टाइम। कब तक रिवोक कर सकता है? मतलब प्रपोजल को वापस कब तक ले सकता है? ए
जब तक बी उस आंसर को, एक्सेप्टेंस को कुरियर ना करे, पोस्ट ना करे, तब तक पोस्ट कर दिया उसके बाद ए विड्रॉ नहीं कर सकता। तो देखो लिखा है ए में रिवोक हिज प्रपोजल एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन बी पोस्टेड हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टरवर्ड। लेकिन यहाँ बी के पास समय थोड़ा ज्यादा है। बी कब तक अपने एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है? जब तक वो ए के नॉलेज में। तो अगर आप देखेंगे तो लॉजिकली ऑकवर्ड सिचुएशन है। ए को समय कम दिया जा रहा है और बी को ज्यादा। बी को टाइम दिया जा रहा है कि जब तक ए के नॉलेज में नहीं आ जाता हम अपने एक्सेप्टेंस को क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। तो लिखा है whereas B may revoke his acceptance at any time before or at the moment when the letter communicating it reaches A but not afterward। समझ में आ रहा है? तो ये अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा है। रिवोकेशन किस मोमेंट तक पॉसिबल होगा? both by both parties, either A or B। कब तक वापस दिया जा सकता है ये हमने अभी डिस्कस किया है। वापस आ जाओ वहां पर, अभी पेज नंबर 15 में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस पैराग्राफ को वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ समझना। कौन सा? लेट अस नाउ कम टू द इशू ऑफ व्हेन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कब माना जाएगा एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गया? तो सेक्शन 4 के हिसाब से ये दो पैराग्राफ है, आपको इसे पूरा बाय हार्ट कर लेना है, लर्न कर लो दोनों लाइन को, ठीक है ना? अगला पैराग्राफ, when a proposal is accepted by a letter sent by post, the communication of acceptance will be complete as against the proposer when the letter is accepted, letter of acceptance is posted, and as against the acceptor when the letter reaches the proposer। वही मैंने बताया जो अभी बोला, समझाने की जरूरत नहीं है। For instance, in the above example, if we accept his proposal and then his acceptance by post on 14, तो communication of acceptance as against A is complete on 14। यानी 14 तारीख के बाद A उसे वापस नहीं ले सकता। As against B, वो तब B तब तक वापस ले सकता है जब तक A लेटर A के पास पहुंच ना जाए। Here, A the proposer could be bound by B's acceptance even if the letter of acceptance is delayed in post और लॉन्ग से ट्रांजिट। नया पॉइंट लिखा है, बी ने लेटर पोस्ट कर दिया, ए को लेटर लेट से मिला या इन ट्रांजिट में या घूम गया रास्ते में, मिला ही नहीं। इंडिया में ऐसे भी केसेस हुए हैं जहां पर 20-20 साल बाद लेटर डेस्टिनेशन पर पहुंचा, ऐसा भी हुआ। कितने साल बाद? 20 साल बाद। ऐसे मामले भी आप गूगल मारिएगा पता चलेगा। तो सोचो बी ने जवाब हाँ में बोला था, हाँ। ए को जवाब मिला नहीं, लेकिन आपने क्या पढ़ा? ए का पावर खत्म अगर बी ने कुरियर कर दिया। तो इसका मतलब अब ए को भले ही पता ना भी चले, वो इस कॉन्ट्रैक्ट से बैकआउट नहीं कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, वो बैकआउट नहीं कर सकता। तो द गोल्डन रूल इज प्रपोजर बिकम बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट द मोमेंट एक्सेप्टर हैज पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। इस पूरी लाइन को अंडरलाइन करो, गोल्डन रूल। But it is necessary that the letter is correctly addressed, adequately stamped and duly posted। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनो। लेकिन अगर इसने गलती की, ऑफरी ने गलत एड्रेस लिख दिया, पिन कोड गलत लिख दिया, स्टैम्प गलत लगाया, सही स्टैम्प नहीं लगाया, और वैसे केस में ए को नहीं मिल पाया, तो इसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे। समझे? अगर गलती किसके पार्ट में? ऑफरी के पार्ट में। In such an event, the loss of letter in transit या wrong delivery or non-delivery will not affect the validity of contract. However, from the viewpoint of acceptor, he will be bound by his acceptance only when the letter of acceptance has reached the proposer. So it is crucial in this case that the letter reaches the proposer. If there is no delivery of the letter, the acceptance could be treated as having been completed from the viewpoint of proposer, but not from the viewpoint of acceptor।